अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वीक का लास्ट प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर हम अपने सीनियर तज्जिया निगारों से तज्जिया करवाते हैं। आज मेरे मोहतरम मेहमानों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब होंगे और इम्तियाज़ गुल साहब होंगे। दोनों की बड़ी गहरी नज़र है ना सिर्फ मुल्की सियासत पर बल्कि इंटरनेशनल सियासत पर भी। एंड वी हैव टू ऑफ कोर्स एनालाइज जो US इलेक्शंस 2020 हैं, अमरीकी सदारती इंतखाबात जहाँ पर वोटिंग अभी भी जारी है और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद अभी तक जो इलेक्टोरल वोट्स का काउंट है उसमें बताया जा रहा है कि जो बाइडन के 264 जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट्स अभी तक हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में फ्रॉड का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट जाने का जिक्र किया, धांधली का जिक्र किया। बहरहाल जो भी विराजमान होगा वाइट हाउस में उसके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं और उसके जो दुनिया के ऊपर असर होगा उस पर तज्जिया करवाएंगे। फिर ज़रा अंदरूनी जो हमारी सियासत है या अंदरूनी खाना सियासत जिसे कहते हैं, आज उसमें भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इत्तेहादियों के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया जिसमें एक मरतबा फिर काफ लीग नाराज़ नज़र आई। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अपनी शिकायतें उन्होंने बताई। और बात तो यह भी है कि मुनिस इलाही साहब ने तो ट्विटर पे जाकर कहा कि हमारा ज़ोराने के हवाले से जो है वो इत्तेहाद नहीं है या खाना खाने के हवाले से, बल्कि वोट की हद तक है। उनकी भी कुछ नाराज़गियाँ हैं जिन्हें दूर करना कितना अहम है। और उनकी नाराज़गी इस टाइम में जिसमें अगर हम पूरी सियासत का जायज़ा लें, जिसमें अपोजिशन एक तहरीक चला रही है, कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए। नॉट ओनली दिस, बल्कि पंजाब में जो गुज़िश्ता रोज़ हमने किसान इत्तेहाद के हवाले से पूरा एहतजाज देखा, गवर्नमेंट की हैंडलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जहां पर इलेक्शनियरिंग इज़ इन फुल स्विंग बाय पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो हमने देखा कि 25 अक्टूबर से ही वो वहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आज मरियम नवाज साहिबा की भी एंट्री हो चुकी है। सो गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, ये जो दौरे हुकूमत इनका है, उसमें एवरीबडी कॉमेंटेड अमेरिका हैज़ कम्प्लीटली चेंज, दिस इज़ अ चेंज्ड अमेरिका, दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैड ऑल थॉट अबाउट कि अमेरिका ऐसा भी सोचते होंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, आज जो रिज़ल्ट अभी तक जितने आए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि जो बाइडन जो हैं वो ज़्यादा रेस में आगे जा रहे हैं। ये फरमाइएगा कि अब जो बाइडन अगर बन जाते हैं, वाइट हाउस की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वुड यू से इट्स अ चेंज्ड अमेरिका अगेन, अ डिवाइडेड अमेरिका, मच पोलराइजेशन विल एग्जिस्ट? देखिए, अमेरिका तकसीम तो है। अगर आप पॉपुलर वोट देखें तो उसमें तो 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में अब काफ़ी फ़र्क हो गया है, जिसकी वजह से लगता यही है कि अब जो बाइडन 40 में सदर हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका पहले से ज़्यादा, मैं समझता हूँ, मुनकसिम हो गया है। जो वोटर टर्न आउट था वो भी 65-66% के करीब बताया जा रहा है। तो जो रिवायती अमेरिका है वो अमेरिका उस तरफ लौट गया है जिसमें अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है। उनके बहुत स्टेक्स थे और उस रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही ट्रंप की काफ़ी मुखालफत थी। और काफ़ी जो इस वक्त कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की, वो उनकी ख्वाहिश थी कि ट्रंप दोबारा मुंतखब ना हो, क्योंकि वो एक गैर रिवायती सियासतदान थे। उन्होंने स्टेटस को के हर मोहरे को चैलेंज किया, चाहे वो CIA थी, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट था, चाहे उनका डिफेंस डिपार्टमेंट था। सबसे उन्होंने हट के इनपुट तो उनसे लिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक मखसूस पॉलिसी रखी जिसकी बुनियाद ये थी, जिसका मरकज़ी नुक्ता कह लें ये था कि अमेरिका की बैरूनी मुल्कों में जंगें फजूल हैं, महंगी हैं, हमें वो जंगें ख़त्म करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेटो के जितने भी इत्तेहादी हैं उनको जंगी मशकों की और जो सिक्योरिटी मिशंस हैं उनके अखराजात तय करने चाहिए। उन्होंने जनूबी कोरिया से भी उन्होंने पैसे निकलवाए फ़ौजी मशकों के नाम पे। तो बैसियत मजमूई, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के रिवायती इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, चाहे उनकी हुकूमत के अंदर के जो इदारे हैं या फिर मीडिया है, सबको उन्होंने चैलेंज किया, जिसकी वजह से उनको वोट भी मिले, इस दफ़ा भी वोट मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा एज डेमोक्रेट्स को हासिल हो गया। दे हैव गॉन बैक टू द रिवायती
अमरीकी सियासत है। ओके जनरल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पे कमेंट कीजिएगा कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, जो बाइडेन हो या सदर डोनाल्ड ट्रंप, इससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द अफगान अमन अमल प्रोसेस जो है और वीज़ा इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमारा 70-72 साल की जो तारीख है दोस्ती की या ताल्लुकात की अमेरिका के साथ, वो तो इसी तरह है कि इशू बेस्ड है। जब कभी कोई ऐसा मसला सामने आया जहां दोनों के मफादात मिले या कम से कम अमेरिका के मफादात बड़े हावी थे, तो हमें भी पजीराई हुई। लेकिन जैसे ही वो किस्सा खत्म हुआ तो ताल्लुकात भी वापस जीरो पे आ गए या बहुत ही कम लेवल पे चले गए। ये तो एक हकीकत है जो हिस्ट्री हमें बताती है। आज भी अगर ताल्लुकात हम समझें कि हमारे अमेरिका के साथ होने चाहिए, तो उसके लिए भी हमें बुनियाद पहले देखनी होगी कि हमारे ताल्लुकात की बुनियाद हो क्या, कौन से ऐसे मफादात हैं जिन बुनियाद पे अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात मेंटेन किए जाएं और उसके वो मफादात पूरे हों जिसकी बुनियाद पे वो करना चाहेगा। तो उसमें तो सिर्फ अफगानिस्तान ही फिगर आउट करता है, और वो भी एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल है वहाँ पे कि पाकिस्तान की जो अफादियत थी जितनी, वो किसी हद तक वो इस्तेमाल कर चुके। अब सिर्फ एक पोर्शन रहता है कि अगर मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अफगानिस्तान वापस किसी खाना जंगी की तरफ चले जाता है या टेररिज्म की तरफ चले जाता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाती है। उसमें अमेरिका का रोल क्या होगा और उसमें पाकिस्तान की पड़ती है, वो एक सेगमेंट मौजूद है। लेकिन इसकी नौयत स्ट्रेटजिक नहीं है। स्ट्रेटजिक नौयत जो है वो अब चाइना कंटेनमेंट की तरफ सारा फोकस है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उनकी इस कंटेनमेंट पॉलिसी को निगेट कर रहा है, किसी हद तक उसको डैमेज कर रहा है। इसमें कंटेनमेंट उनकी एक जो उन्होंने प्लान किया था वो तो मलाका स्ट्रेट पे ही खत्म हो जानी चाहिए थी, और इंडियन ओशन जो है वो चाइना के लिए एक प्रॉब्लम बना रहता उसके अंदर एंटर होना। और इंडियन ओशन जरूरी है इसलिए कि चाइना की ट्रेड अफ्रीका और मिडिल ईस्ट वगैरह के साथ बहुत है और उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी को बूस्ट भी है। ये चीज जो है ये आपने उसको निगेट कर दिया, और जो सी पैक है वो एक रास्ता मिल गया उसको, और वो बड़ी इजी एक्सेस हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी और मिडिल ईस्ट वगैरह को भी। तो नेचुरली अमेरिका तो ये चीज अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन जानते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज से रोका नहीं जा सकता। सही। भारत के साथ तावन जरूर करेंगे कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको नाकाम करने का काम किया जाए, इसको ऐसी जगह पे आके रप्चर किया जाए जहां से ये डिसकंटिन्यू हो जाए, इसकी कंटिन्यूटी आगे ना जा सके पोर्ट तक। ये वो चीजें हैं जो कि वो करना चाहेंगे, और हमें वो उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया करेगा, फ्रंटमैन इंडिया फ्रंटमैन के तौर पे काम करेगा। जब आपका हो गया, और ये हमें समझना चाहिए था कि ये 2005 से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई थी। जब उनको न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने ऑफर किया तो पाकिस्तान बिलकता रहा कि जनाब हम भी आपके इत्तेहादी हैं, हमें ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट आप हमारे साथ भी करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद 4 लगातार फिर मजीद एग्रीमेंट किए। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये रोता धोता रहा कि जनाब यहाँ पे आप सिक्योरिटी जो बैलेंस है वो बड़ा टिल्ट कर रहा है इसके इंडिया की फेवर में आपके इन कामों की वजह से, तो आप ये ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो मैं अब हमें बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज हैं क्या, ताल्लुकात किधर होंगे, और अगर हम इतना भी मेंटेन करें कि हम अमेरिका के साथ। जनरल साहब, आई थिंक आई एम जस्ट लूजिंग योर ऑडियो। मैं आपको दोबारा से डायल कर लेते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। उमूमी तौर पर जनरल साहब भी समझते हैं कि वी विल हैव टू सी वेदर इट इज़ बाइडन और ट्रम्प, बहुत सारे अमेरिका के मफादात उसी तरह रहते हैं, और जाहिर है कि हमें ये देखना होगा कि हमारा जो नुक्ता है वो उनके साथ वो क्या रहता है। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं तो जो अंदरूनी खाना सियासत है उस पर ज़रूर जिक्र करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट कोई मायने भी रखती है, कोई चैलेंज भी हो सकती है हुकूमत के लिए या नहीं, इम्तियाज़ गुल साहब से भी पूछते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से भी।
वेलकम बैक। जनरल शोएब साहब हमारे साथ हैं, इम्तियाज़ गुल साहब हैं। अंदरूनी जो सियासत है हमारी, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इस पर भी ज़रा तज्जिया करा लेते हैं। आज जो डेवलपमेंट हुई इम्तियाज़ गुल साहब, एक ज़ोराना जो है वो वज़ीर आज़म ने दिया, मुल्क की मईशत और जो सियासी सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया इत्तेहादियों के साथ। मैं तो सोच रही थी शायद MQM भी ऐसे मौक़ों पर हमने देखा है कि ज़रूर नाराज़ भी होती है, कुछ अपने लिए गेन भी करना चाहती है, बट वेरी स्विफ्टली दे वर देयर। लेकिन काफ लीग जो है वो नाराज़ नज़र आई और उन्होंने जिस तरह से मोनी सलाही ने ट्वीट भी की, और जो चीमा साहब हैं उन्होंने भी बरमला कहा कि वज़ीर आज़म ना हमसे लाहौर आते हैं तो ना मुलाकात करते हैं, ना किसी उमूर पर उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, और ये शिकायतें काफ़ी अरसे और कई बार वो कह चुके हैं। डू यू थिंक एट दिस टाइम ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, या जैसे फिरदौस साहिबा ने कहा कि हमारे भाई हैं, कुछ नाराज़गियाँ हैं, मना लेंगे? देखिए, इनकी नाराज़गियाँ दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। माजी में भी कभी इनके शरीफ बरदरान के साथ भी नाराज़गियाँ होती थीं, उससे पहले भी नाराज़गियाँ होती रहीं। कभी ये आपको मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो के कितने जानी दुश्मन थे, और फिर आसिफ ज़रदारी साहब आए तो उन्होंने सदर बनने से पहले इनको कातिल लीग कहा था, खुद बेनज़ीर साहबा ने भी। लेकिन बाद में इन्हीं को एकोमोडेट करने के लिए कोई 10-12 नई वजारतें बना दी गई थी 2010 अप्रैल के बाद, जबकि 18वीं तरमीम नाफिज की गई थी। तो इस तरह भी शामिल हो गए हैं, और ये एक उनकी सियासत का अपना एक अंदाज़ है। उसमें बुनियादी तौर पे इक़्तिदार में उनको हिस्सा चाहिए होता है, वो फिल वक्त मिला हुआ है। अगर वो अपना कोई दाव वगैरह दाम बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी खातिर कुछ इस किस्म की ब्रिंकमैनशिप करें कि कभी ट्विटर पे चले गए, कभी फेसबुक पे कोई बयान दे दिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई तूफान या भूचाल आ सकता है। इत्तेहाद विल स्टे इंटैक्ट। जी, काफ़ी हद तक इत्तेहाद रहेगा, ना रहा तो उसका भी शायद PTI अपना कोई इलाज तलाश कर लेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मौके पे क्यू लीग अफोर्ड कर पाएगी इस इत्तेहाद से निकलना। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ रहिएगा। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तारिक साहब, ये जो हालिया नाराज़गी है, क्या ये गंदम सपोर्ट प्राइस को लेकर है, या वाकई जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता मुख्तलिफ उमूर पर? सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं, अभी इम्तियाज गुल साहब ये फरमा रहे थे, मैंने इनके आखिरी 2-3 जुमले ही सुने हैं कि हमें चूंकि हर इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए होता है, और कभी हमें कातिल लीग कहा जाता है, कभी हमें कुछ कहा जाता है। तो ये लम्हा फिक्रिया उन लोगों के लिए है जो थूक के चाटते हैं। कातिल लीग कहकर फिर हमें हिस्सा बनाते हैं इक़्तिदार का, डाकू कहकर फिर हमें हिस्सा बनाते हैं इक़्तिदार का। हमने कभी किसी के बारे में बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना कभी कोई बुराई की है, लेकिन ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। पहली बात तो ये आपको बता दें। दूसरी बात ये है कि हमें इक़्तिदार में रहने या ना रहने का जवाब इसलिए नहीं है कि हमने ये वजारतें भी देखी हुई हैं, हमने हुकूमतें भी देखी हुई हैं। और एक बात मैं बड़ा क्लियरली बता दूं आपको कि किसान, हमारा एक मैंडेट है ना, हम एक जाती एरिया से वोट लेकर आए हैं, हम काश्तकारों के साथ हैं। आप यूक्रेन से 2400, 2500, 2300 रुपए की गंदम अफोर्ड करते हो खरीदना, आप अपने किसान को 2000 रुपए देना अफोर्ड नहीं करते हो। आप उसके लिए इतनी आसानियां पैदा नहीं करते हो। देखो, जब कभी परवेज भाई साहब वज़ीर आला थे, एक सर्वे करवाया था, 89% वो लोग थे जिनकी 12.5 एकड़ से कम की होल्डिंग थी। ठीक है। और उन लोगों की आसानियों के लिए 12.5 एकड़ तक का टैक्स 100% माफ कर दिया गया, खाले पक्के करवाए गए थे। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में किसानों को रियायत दी गई थी, ताकि जितनी एकड़ेज आपकी बढ़ेगी, जितनी काश्त बढ़ेगी, उतनी आपकी यील्ड ज्यादा आएगी और आपको वो मोहताजी नहीं होगी। अब मुझे नहीं समझ लग रही कि इस सारी बात में ये इक़्तिदार कहाँ से आ गया और इक़्तिदार में शराकत कहाँ से आ गई। भाई, हम तो हुकूमत का हिस्सा है, अभी भी हम वजीर हैं, हम तो उन्हें कह रहे हैं, हम वजारत के साथ। मुझे नहीं समझ लग रही कि और कौन सी बरात है जो ये हमें दिलवाना चाह रहे हैं। मुझे खुशी होगी अगर ये मुझे बताएं कि जी फलां बरात जो है वो। चीमा साहब, ये मुझे बताइएगा ना कि ठीक है, ज़ोराने में जाकर आप प्राइम मिनिस्टर से कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये पंजाब का मामला है तो क्या बुज़दार साहब से चौधरी पर नहीं है कि ज़ोराने में देखे ना, बाकी जमातें भी हुकूमत की इतादी हैं, वो मरकज में इतादी हैं। हम वाहिद जमात हैं जो सूबे में भी इतादी हैं, और हमसे उनके साथ तो मरकज में इसलिए ज्यादती सूबों में हो रही होगी कि किसी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है,
बलूचिस्तान में उनकी कोई मुखालिफ हुकूमत होगी, लेकिन हम पंजाब हुकूमत के भी साथी हैं, हमें वहाँ पर भी ज्यादतियों का शिकार हमें किया जा रहा है। हम यहाँ पर भी जो है हम अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा कर और मैं फिर भी मतलब चूंकि ये मैंने आखिर 2 जुमले सुने हैं भाई साहब के, मैं फिर भी उनसे माजरत करता हूँ। अगर काफ लीग के किसी एक्ट से उनको तकलीफ पहुंची हो तो मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ इस बात। अच्छा, लेकिन हमने कोई ऐसी हरकत इस तरह की नहीं। लेकिन चीमा साहब मुझे बताएगा ना कि पंजाब में क्योंकि सपोर्ट प्राइस का मसला है, क्या बुज़दार साहब से कोई मुलाकात हुई चौधरी परवेज इलाही की? आप लोगों ने उनके साथ जाकर बात की हो? किसकी जी? चीमा साहब जी, किसकी मुलाकात? बुज़दार साहब से मुलाकात हुई हो, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, मुनिस इलाही साहब ने, आप लोगों ने? वज़ीर आज़म साहब से 2.25 साल में चौधरी साहब की एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है, सिर्फ एक, जो जमात के इत्तेहाद के हवाले से हुई है, वो भी पहले बजट के दौरान सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। वज़ीर आला साहब के साथ मुलाकात इसलिए होती रही है कि उनको डे टू डे बेसिस पे असेंबली बिजनेस के हवाले से, अदरवाइज उनकी मुलाकात जरूरी होती है, एजेंडा तैयार करना होता है, 100 असेंबली के बिजनेसेस होते हैं, सही, बिल्कुल तो उस हवाले से तो मुलाकात हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि बुज़दार साहब के आगे रोने से वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ना, कि उनके आगे हमने क्या उनको क्या रोना रो के बताना है कि क्या हमारे ग्रीवेंसेस हैं। क्यों? बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के सबसे बड़े सूबे के। जी हैं जी, अल्लाह करे हमेशा रहे। वो मतलब हम इस बात पे तो हम इनकार नहीं कर रहे कि वो वजीर आला हैं, बिल्कुल हैं। तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात क्यों? ही इज नॉट रिसेप्टिव। इसलिए कि हमारा 2.25 साल का एक्सपीरियंस है ना जी, हमारा 2.25 साल का एक्सपीरियंस है ये। तो चीमा साहब जरा वाज़ेह अल्फाज में बता देना, वो बात सुन के कुछ अमल नहीं करते या उनके पास वो पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सके? तो ये अब वो बेहतर बता सकते हैं जी, हम तो कैसे किसी के आगे ये कहें कि जी उनके पास पावर नहीं है या वो अमल नहीं करते। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह तो होगी। थैंक यू सो मच चीमा साहब फॉर बीइंग विद अस इन सच अ शॉर्ट टाइम। जनरल साहब, पंजाब के हवाले से गवर्नेंस के मसाइल, और ये एक नुक्ता ज़रूर है जो कि ऑपोजिशन खुसूसन नून लीग जो है वो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करती नजर आती है। सपोर्ट प्राइस के हवाले से, काफ लीग की नाराज़गी के हवाले से बुज़दार साहब के सामने बीन बजाते रहे, लेकिन बस वो ही बता सकते हैं कि क्या उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते। क्या कहेंगे इन उमूर पर? क्या ये चैलेंजिंग नहीं है इन अमिट्स आई वुड से द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट? देखिए, ये गंदम की सपोर्ट प्राइस का किस्सा तो अब निकला है, क्योंकि अभी गंदम की फसल जो है वो बोई गई है और जाके आप मार्च वगैरह में उसकी कटाई मार्च अप्रैल में करेंगे, और चुनाचे इस पीरियड में आपने तय करना है। लेकिन ये किस्सा आज का नहीं है, ये शुरू हुआ था जबकि मुनिस इलाही को कोई वजारत देने का किस्सा तय हुआ था। ये कहा गया था कि देंगे और फिर बाद में नहीं दी गई, कुछ एतराजात वगैरह निकले, तो प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हुई। चीमा साहब अपने तौर पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जो पार्टी लेवल पे, परवेज इलाही साहब के लेवल पे अगर कोई मसला शुरू हुआ तो यही था कि इनकी वजारतों का मसला था जो कि मुनिस इलाही साहब के लिए था। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह वो कुछ ना कुछ तो होते रहे। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इनका एक अपना अलग पावर सेंटर है और ये बिल्कुल बुज़दार साहब से ये रियायतें लेते हैं, अपने मुतालबात मनवाते हैं। बुज़दार साहब एक्सेप्टेबल इसी वजह से लोगों को कि जो पावर सेंटर 2-3 बने हुए हैं वो अपने मुतालबात उनसे मनवा सकते हैं। अगर वहां पे कल को परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हो या कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉलिटिशियन हो, तो फिर इन लोगों को वहां पे मनूवरिंग की इजाजत नहीं होगी। ये उसके सामने अगर जाएंगे भी तो अपने मुतालबात नहीं मनवा सकेंगे। चीमा साहब की कोई वाज़ेह ऐसा एक भी चीज नहीं बताई कि जिससे ये कहा जाए कि हम ये कहते रहे और वाकई वो भैंस बीन सुनती रही और बोली नहीं आगे से। ये ख्याल है कोई भी वो कहने को तो आप ये कह सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन वो बीन क्या राग अलाप रही थी वो नहीं बताया, और भैंस ने क्या जवाब दिया वो भी नहीं बताया। अब मुझे मालूम भी नहीं कि चीमा साहब हैं भी हमारे साथ या नहीं, वरना वो बता देते हैं। पूछ लीजिए अगर हैं तो बताएं। जी चीमा साहब आप हैं हमारे साथ? आई थिंक चीमा साहब इज नो मोर विद अस। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइएगा, चलें आपकी बात जनरल साहब आपने जो तज्जिया किया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ किसान इत्तेहाद के साथ, आपको आज इल्म होगा कि उनमें से एक की जान भी चली गई है, एंड यू नो इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया कि वो पुलिस ने पता नहीं, वो कह रहे हैं कि केमिकल वाटर भी जो है वो शेलिंग में इस्तेमाल किया, वो बेहोश हुए और उसके बाद वो जांबर ना हो सके।
क्या कल की हैंडलिंग से आपको नहीं लगा कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? मज़ाकरात होते हैं एहतजाज में, ना कि जिस तरह से उन्हें मुंतशिर करने के लिए किया गया, या आप समझते हैं कि दे वर आल्सो फ्यूल्ड बाय द ऑपोजिशन? नहीं, वो तो होता ही है। ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो इस तरह के अचानक आपको नजर आता है एक एहतजाज बन गया, हालांकि ये चीजें गवर्नमेंट लेवल पे अभी फैसला होनी है और एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात, डिमांड्स वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन ये जब इस तरह का एकदम से एक तूफान उठता है तो वो तो लाजमन पीछे कोई ना कोई लोग होते हैं। चीमा साहब की बात से भी पता लग रहा है कि गालबन हो सकता है इन्होंने भी इनकरेज किया हो, आप कह नहीं सकते, लेकिन कोई एलिमेंट्स तो लाजमन होंगे, उसके बगैर नहीं होता। क्योंकि एक इज्तिमा को ऑर्गेनाइज करना, उनको ला के इकट्ठा करना, उनको चार्ज करके लेके आना कि वो ये नारे लगाएं, ये करें, ये जब तक कोई लीडरशिप वहां पे मौजूद ना हो जिन्होंने इनको ये इस तरह तैयार किया हो, तो ये होती नहीं चीजें। दूसरी तरफ लाजमी बात है कि पुलिस की का बहुत ही तकलीफ भी हो सकती है, और वो हुई यहाँ पे। जिस तरह उनको हैंडल किया गया, वो बेचारे रिफ्रैप थे, गरीब गुरबा लोग थे, उनको इस तरह नहीं मारना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये हुकूमत के लिए भी एम्बेरसमेंट है। फिर रिएक्शन लेट है। जब ये मारपीट हो गई और सारा जो कुछ नुकसान होना था हो गया, तो फिर वजीर कानून निकले मुज़ाकरात के लिए। क्या ये पहले नहीं, जब इज्तिमा बना था उसी वक्त ही इस चीज को आप प्रिएम्प्ट करें और इन चीजों को ना बढ़ने दें? आप पहले ही कहते आए जी मुज़ाकरात करें, हम आपका मुतालबा सुनने के लिए तैयार हैं। इन एनी केस अगर आप अच्छी सपोर्ट प्राइस दे दें किसान को, तो किसान आपका अपना है। बिल्कुल वो सही बात आपको अगर खुराक पे खुद कफील बना रहा है, तो इससे बेहतर और चीज है कि ये तो पैसे का बेहतरीन मसरफ है। आप इस पैसे को जाया नहीं समझेंगे। अच्छा जनरल साहब, लेकिन ये कि बस आपने कहा ना कि हैंडलिंग पहले प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए और ऐसे में ऑपोजिशन भी फ्यूल कर सकती है। इम्तियाज गुल साहब, क्यों ये कोई मानने को तैयार नहीं होता? बुज़दार साहब पे सब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ना तो वजीर आजम मानते हैं, ना बहुत सारे लोग और मानते हैं कि यू नो ही इज नॉट सो प्रोएक्टिव इन टेकिंग डिसीजंस, और प्रोबेबली ही डजंट हैव द, आई वुड से, वो पावर नहीं है उनके पास डिसीजन मेकिंग की। देखिए, तो हम आप कह सकते हैं कि बुज़दार साहब नालायक हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने, जिन वज़ीर आज़म ने उनको बिठाया हुआ है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। हमें ये फ़र्ज़ कर लेना चाहिए कि वो अपनी उनकी कैलकुलेशंस हैं जिसकी वजह से बुज़दार साहब को उन्होंने वज़ीर आला लगाया। अब जो हम आस पास से जितनी भी बातें सुनते हैं, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर इतनी ही उसूलों की सियासत हो रही होती है इस तमाम अरसे के दौरान, जिन उसूलों की बात अभी चीमा साहब भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल ना होता। और जिस तरह MQM ने कराची को और पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे मरकज़ी हुकूमत को यरगमाल बनाए रखा 2 दहाइयों तक, इसी तरह पंजाब में भी हो सकता है कुछ उनकी क्यू लीग की शिकायत जायज़ भी हों, लेकिन बेसित मजमूई अब वो शायद समझते हैं ख़ुद को कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको जो मरकज़ है उससे दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी शिकायत पैदा हुई हैं। लेकिन उनकी अपनी एक हिस्ट्री है और उसका तो अब वज़ीर आज़म को और उस्मान बुज़दार साहब को पता होगा, और उनसे पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने जो बीन बजाई उसका लुब-ए-लुबाब क्या था और उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा। दूसरे जो एक मुझे बात अफसोस इस बात पे होता है कि जो पुलिस के हाथों कोई ज़ख्मी होता है या मारा जाता है, जो कल वाला भी वाक़या हुआ, तो आनन फान सारा नज़ला जो है वो हुकूमत पे या पुलिस पे, सूबाई हुकूमत पे आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि यही पंजाब है, यही क्यू लीग है और वहीं पे एन लीग के लोग हैं जिन्होंने पुलिस इस्लाहात की मुखालफत की थी जब नासिर दुरानी साहब को लगाया गया। दर पर्दा यही लोग थे जो कि इसके पीछे इनकी इस्लाहात की जिन्होंने मुखालफत की, क्योंकि आपको मालूम है पंजाब में और फिर सिंध में भी सियासत होते ही थाने की बुनियाद पे है। अगर पुलिस की इस्लाह हो जाती है तो फिर थाने उस तरह ये सियासत के या सियासतदानों के इंस्ट्रूमेंट या अलायकार नहीं बन सकते हैं। अब देखिए अमेरिका में पुलिस क्या करती है। अभी लंदन में पुलिस ने क्या किया है, खंजर बरदार बंदा सामने आया लंदन ब्रिज पे और उसको उन्होंने फड़का दिया, गोली मार दी। इस तरह एक और 2 या 3 वाकयात ऐसे हुए हैं। फ्रांस में भी ऐसे हुआ है
तो होता ये है कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है, पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। आप जो सही मॉडल कह रहे हैं, टाउन में हुआ, लेकिन इम्तियाज साहब, क्या गंदम और चीनी ये दो बड़े चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए? इस पे तो बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जी बिल्कुल, कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। अब तमाम बिलाशुबा उसकी वजह से आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं। वो फंस गया है आटे चीनी के चक्कर में, और उसमें तो हुकूमत को भी यकीनन इत्तलात तो मिलती होंगी कि आम आदमी के साथ क्या हशर हो रहा है, सही। लेकिन इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि इसकी असल वजह क्या है। जो माफियाज हैं, जो फ्लावर मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने इस तमाम बहरान को मजीद तेज तर करने में क्या किरदार अदा किया है। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आप दोनों मेहमानों से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ज़रूर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट या डिफाइनिंग इलेक्शन साबित हो सकता है ऑपोजिशन जमातों के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ हैं इम्तियाज़ गुल साहब, तज्जिया करवा रहे हैं मुख्तलिफ खबरों पर। ज़रा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। जनरल साहब, आपके नज़दीक, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक अपोजिशन का PDM की सूरत में बयानिया चल रहा है और आज मरियम नवाज साहिबा भी गिलगित बल्तिस्तान चली गई हैं, एक इसको काउंटर करने के लिए जाहिर है हुकूमत का पूरा बयानिया है रिगार्डिंग दी अपोजिशन। डू यू थिंक कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 नवंबर को, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, that can be a defining movement for opposition club together as well as Pakistan तहरीक इंसाफ जो हुकूमत कर रही है इस वक्त, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या जाहिर है रिजल्ट आए? देखिए, ऑपोजिशन बाहर तो इत्तेहाद मौजूद है PDM का, लेकिन वहां पे तो इत्तेहाद नहीं है, वो तो एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। लिहाजा वहां पे मैं समझता हूँ कि निस्बतन एक वाज़ेह पिक्चर नजर आएगी। देखने की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में वादे वही तो उसी तरह सारे ये करेंगे, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो कितना शऊर रखते हैं। मुझे अपना अंदाजा है कि वहां पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और लोगों में तालीम और शऊर निस्बतन ज्यादा है। आगा खान फाउंडेशन ने वहां बड़े अच्छे अच्छे स्कूल खोले हुए हैं जिनकी वजह से तालीम है, और वो बड़ा शुक्र अल्लाह का अदा कर रहे हैं, खुश हैं कि उनको आज सूबाई हैसियत से जाना जा रहा है, उनको एक स्टेटस दिया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक अच्छा इलेक्शन होगा, और इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों के शऊर की बुनियाद पे मेरा ख्याल है चीजें सामने आएंगी, और कौम को सबको इसको तस्लीम करना चाहिए। इस इलेक्शन को, जो कोई भी इलेक्शन हो, उसके रिजल्ट में वो जब आप तस्लीम नहीं करते तो मुल्क वापस जाना शुरू हो जाता है, कि इंतशार की तरफ जाता है। बेहतर ये होगा कि ये चूंकि इलाका सेंसिटिव है, यहाँ पे पार्टियां कैंपेनिंग जरूर करें, जितना जी चाहे अपना पसीना बहाएं वहां पे, लेकिन इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आए वो हर पार्टी को तस्लीम करने चाहिए। इस इलाके में हम अफोर्ड नहीं करते कि वहां पे किसी किस्म का इंतशार या आवाम में डिससेटिस्फेक्शन हो जिसको बाहर से एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल जाए किसी। सही, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने क्योंकि एंट्री की है गिलगित बल्तिस्तान की अपनी इंतखाबी मुहिम में, उनका बयानिया मोर और लेस वही है आज, मतलब हुकूमत की तरफ ज्यादा है। वोट चोरी का भी बड़ा उन्होंने जिक्र किया है, पार्टी तब्दीली का भी बड़ा जिक्र किया है कि वो लोग खंजर घोंपते हैं पीठ में, जो कि पार्टी की लॉयल्टी छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। सो आई वुड आस्क द सेम थिंग टू यू कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या किसी सूरत ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बयानिया ज्यादा बिक रहा है? देखिए, कुछ ना कुछ असर तो उसका ज़रूर पड़ेगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े बाशऊर हैं, उनके अपने मखसूस मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि जितनी वहाँ पे तालीम आम है उसके सबब अक्सरियत को इस अमर का भी एहसास है कि ये एक हसास इलाका है, और उसमें पंजाब या सिंध वाली तर्ज सियासत नहीं चल सकती। और वक्त के साथ साथ भले बिलाशुबा तारीख़ी तौर पे उनकी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे कुछ सियासी माहौल को खोला था। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल वगैरह है उसका भी उन्होंने ही आगाज़ किया था। लेकिन आया वो जो सेंस ऑफ इंडेटेडनेस है, यानी आपके इजहार तशक्कुर जो होता है किसी इलाके का टूवर्ड्स अ पार्टी, आया वो उसी शद्दोमत के साथ बरकरार है? ये अभी पता चल जाएगा इस इलेक्शन में कि किस हद तक लोग इस बयानी नवाज शरीफ के बयानी के साथ जाते हैं, जिसका विर्द
मरियम नवाज कर रही हैं, या जिस तरह चीख चीख के बिलावल भुट्टो कर अपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जज्बाती अंदाज में तकारीर कर रहे हैं, बार बार वो अपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपनी वालदा का जिक्र करते हैं। बेशक। लेकिन इस मुल्क में मेरा ख्याल है ये भी सोचना होगा कि कब तक मौजूदा सियासतदान अपने आबा व अजदाद की लाशों पे सियासत करते रहेंगे। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों ने खुद इस मुल्क के लिए क्या किया है, इस मुल्क के आवाम के लिए क्या किया है। और अभी मुझे इस अमर पे अफसोस भी होता है, अब जब दूसरे मुल्कों में आप जाएं तो कोई अपने वालदा का, बाप का, दादा का जिक्र नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक विशेष साइकिल में, मनुष्य चक्कर में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, मेरे पास क्योंकि आखिरी 2.5 मिनट है, मैं उमूमी तौर पे आप दोनों हजरात से पूछना चाहूंगी। जनरल साहब, वेरी क्विकली फ्रॉम यू फर्स्ट, जितनी चीज़ें ये हो रही हैं, देखिए गवर्नेंस के मसाइल हैं, गंदम का मसला है, चीनी का मसला है, लेट्स नॉट गेट इनटू व्हाट हैपेंड। सरप्लस का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने आज भी जोराने में किया कि पहली मरतबा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया है और मईशत भी मुस्तहकम हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो इसके समरात आवाम तक नहीं जा रहे? देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन देन। देखिए, ये एक चीज़ है और बिल्कुल बहुत आम है, क्योंकि अवाम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा सकते। वो जो फिगर वर्क हम उनके सामने रखते हैं वो भी उनकी समझ से बालातर होता है। वो तो सहूलत मांगते हैं और उधर हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन जो ऑपोजिशन या और आम लोग जो शोर मचा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में ज्यादा इंतशार पैदा हो रहा है, वो ये है कि हम इनकी 2.25 साल की कारगुजारी, जिसमें कि कोरोना भी आया, मसाइल भी बड़े, पहले पिछले कर्जे भी चल रहे थे, हम उस कारगुजारी को बेसब्री के नतीजे में देख रहे हैं कि जनाब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो 15-15 साल हुकूमत करके गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, जो हमें इस साल तक पहुंचा गए, उसका जिक्र नहीं। हमारी सियासत में और हमारे उमूमन तज्जिया में सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम माशाल्लाह को गालियां निकालते हैं, लेकिन कभी इसका तज्जिया नहीं करते कि जब माशाल्लाह लगा तो ये सियासतदान क्या कर रहे हैं, ताकि वो चीज दोबारा ना हो कि माशाल्लाह की नौबत आए किसी को लाने की। उन अवामिल की तरफ कभी ये जाते ही नहीं। और ये सियासतदान की अपनी चाल है कि वो आपको जाने नहीं देता उधर, क्योंकि उसने फिर अपनी डगर बदलनी नहीं। उसने सिविलियन सुपरमेसी का राग अलापना है, लेकिन खुद आइन का कभी पास नहीं करना। अभी ये नवाज शरीफ साहब का देख लें, ये आइन में लिखा हुआ था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाली कागज बना के तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दे। ये तो किसी भी और मुल्क में होता तो वो प्राइम मिनिस्टर तो दोबारा शक्ल दिखाने के काबिल ना रहता। तो यहाँ पे आइन शाइन कोई नहीं ये रखते, लेकिन आपको राग अलापेंगे। और यही अवाम में, बेचारों में परेशान यही मसला है कि वो इनसे पूछते नहीं गिरमान पकड़ के कि भाई 15 साल में तुमने क्या किया। सर, माजी करीब में क्या सियासतदान उधर तक जा रहे हैं जहां मार्शल लॉ की बात हो? एक बात सुनिए, बिलावल इतना चीखता रहा, किसी ने पूछा उससे कि तुम लोगों ने 3 इलेक्शन लड़े रोटी कपड़ा और मकान पे, मिल गया रोटी कपड़ा मकान किसी को? ये चीजें हैं ना, अवाम पूछे। ओके, तो ये नंगे हो जाएंगे, इनका सारी कारगुजारी सामने आ जाएगी कि इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। सवाए अपने लूट मार के इनके पल्ले है क्या। और मियां साहब कहते थे कि हम आप माजी करीब में पीटीआई को क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। आई हैव टू क्लोज द शो। माजी करीब, पीटीआई को बिल्कुल, पीटीआई को अवाम का सोचना चाहिए। अगर पीटीआई अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करे, अवाम के लिए कोई सहूलत पैदा करे, तो ऑपोजिशन जो है उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये खुद ही उसके पीछे से हट जाएंगे, ये कुछ कर नहीं सकेंगे उसका। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपका, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपका। हमारे 3 जो आज मुख्तलिफ उमूर थे उस पर जिक्र किया, लेकिन बहरहाल इत्तेहादी जब नाराज़ हों तो कहीं ना कहीं हुकूमत भी लचक का मुजाहरा करती है। यूजुअली हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि इत्तेहादी जब नाराज़ हो तो किसी न किसी वजारत के लिए होते हैं, लेकिन इस मरतबा जाहिर है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस, और जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो पूरा बेस है उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ के ऊपर फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। किस तरह से इसका हल निकाला जाएगा ये देखना होगा, लेकिन प्रीएम्प्ट करके ऐसे किसी भी एहतजाज को सही तौर पर हैंडल करना ये हुकूमत वक्त का ही काम होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।